नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्ज़ाम 2021 के पीटी और मेंस में जो जीएस है यानी जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान है, उसमें पूछे गए प्रश्नों का हल सहित विस्तृत व्याख्या को हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो है इसका लेक्चर 1 या पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। 1 से लेकर 108 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज उससे आगे यानी 32 प्रश्नों को इस लेक्चर 2 या पार्ट 2 में देखेंगे, जो 2021 आरओ यानी साक्षात्कार सहायक साक्षात्कार में पूछा गया प्रश्न था। उसके हर सहित व्याख्या को हम देख रहे हैं सामान्य अध्ययन के बारे में। इसमें जो है वो हम पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा, चूँकि 2021 की जो परीक्षा है वो पूर्ण हो चुकी है, तो इसमें जो है पीटी और मेंस सारे प्रश्नों का जो कलेक्शन इस पार्ट में है। और यह अंक जो है अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए, जिसका एग्जाम देखें तो वह 2025 के कैलेंडर में शामिल होने की संभावना है। और यह बहुत जल्द जो है कराई जा सकती है। आयोग की यानी जो समिति आयोग ने बनाया है पीटी परीक्षा को कराने के लिए, एक दिन में कराने के लिए बहुत जल्द निर्णय देने के बाद बहुत जल्दी आयोग की जा सकती है, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ में देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखें 1 से लेकर के यानी 15 जनवरी 2025 तक जो है आयोग अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर सकता है। इसमें जो है यह परीक्षा यानी यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 2023 शामिल रहेगा, साथ ही अपर पीटी एग्जाम 2025 भी शामिल रहेगा। इसके अलावा जो है यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024 का मेंस एग्जाम यानी अपर पीटी का जो पीटी इसमें आ जा रहा है, तो 2024 मेंस एग्जाम के भी कैलेंडर शामिल रहेगा। साथ में पीटी 2025 भी शामिल रहेगा। और यह देखें पीटी एग्जाम 2023 आरओ का शामिल रहेगा। इसके अलावा देखें खंड शिक्षाधिकारी एलपीजीआईसी इत्यादि परीक्षाएं शामिल रहेंगी, यानी इसमें पीसीएसजे एपीओ इत्यादि भी भर्तियाँ हो सकती हैं, महत्वपूर्ण भर्तियाँ कैलेंडर में, लेकिन वो सामने आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। तो आज इसमें हम देख रहे हैं यानी 108 से तक हम इस लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे देखते हैं यानी 109 से लेकर 140 प्रश्नों को इसमें देखने का प्रयास करते हैं इस अंक में। तो इसमें 107वां प्रश्न यह था। 108वें प्रश्न से हम इसमें शुरू करते हैं। 108वां प्रश्न भी हम कर चुके हैं। 109वें प्रश्न से देखते हैं। 109वां प्रश्न आपका यह है, यानी 109वें प्रश्न को देखें तो इसमें निम्नलिखित में कौन से देश अब्राहम एकॉर्ड के हस्ताक्षर करता है। तो 109वें का सही आंसर देखें तो वो सी है। सी मतलब इसमें इसराइल है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है, और बहरीन शामिल हैं। किसमें? अब्राहम समझौता में शामिल यह देश हैं। इसमें ध्यान दें कि अब्राहम समझौता जो किया गया था वह 15 सितंबर 2020 को किया गया था। इसमें अरब देश देखें तो 2 अरब देश इसमें यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, साथ में इसराइल भी शामिल है। तो ये 3 देश इसमें हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें देखें 110वें प्रश्न को। अगला इसमें देखें 110वें प्रश्न जो ये कंप्यूटर संबंधित है। इसमें देखें निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है, तो वो इसका सी है। सी इसमें यानी इसमें देखें 1 गीगाबाइट जो है, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट जो दिया, यह गलत है। 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी बराबर जो होता है वो 1024 MB होता है, यानी मेगाबाइट होता है, जबकि यहाँ किलोबाइट दे दिया है, इसलिए गलत है। शेष इसमें सही, यानी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है, और 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट होता है। इसके जगह जो है यदि MB कर देता यानी मेगाबाइट कर देता किलोबाइट जगह, तो ये भी सही हो जाता। जबकि 1 मेगाबाइट यानी 1 MB को देखें तो 1024 KB होता है, 1024 KB, या तो फिर यहाँ गीगाबाइट की जगह 1 MB कर देता तो भी ये सही होता है। इसमें ध्यान दें कि कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी या स्मरण शक्ति का कार्य करते हैं। अभी देखें जो 22 दिसंबर 2024 को यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024 कराया गया था, उसमें जो पूछा था वह परमानेंट मेमोरी के बारे में पूछा था। तो परमानेंट मेमोरी रोम होता है, यानी रोम जो है ROM, रोम जो है परमानेंट मेमोरी है, यानी रीड ओनली मेमोरी। यह रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। इसके अलावा रैम भी होता है, यानी रैम भी एक मेमोरी होती है। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स इकाई में होती है। कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण पार्ट देखें तो CPU होता है, यानी CPU होता है, यानी इसका मतलब होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके अलावा जो अपर पीटी एग्जाम 2024 था 22 दिसंबर को, उसमें इनपुट था आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ दिया था कि यह कौन सी डिवाइस है। तो इसमें ध्यान दें कि इनपुट डिवाइस जो महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है उसका नाम देख लेते हैं। तो वह आपका कीबोर्ड है, यानी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैम है, बारकोड रीडर है, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो जो जिस पर एग्जाम OMR शीट पर किया जाता है उसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर है। यह भी इनपुट डिवाइस है। इसके बाद देखें
किम टैग रीडर भी है, स्विच रिकग्नाइजेशन सिस्टम भी है, लाइट पेन है और टच स्क्रीन भी जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस के बारे में देखना चाहें तो आउटपुट डिवाइस जो होती है वह मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लाटर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी जो है वह आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब होता है ये ऐसे उपकरण होते हैं जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते या प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जानकारी को देखते या ग्रहण करते हैं। और इनपुट का मतलब होता है जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी होता है। थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में देखें तो किसी भी यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में देखें तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर की भौतिक यानी फिजिकल बनावट जिसको छूकर महसूस करने योग्य भाग होता है को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत देखें तो डाटा इनपुट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर तथा उसमें जुड़े सभी साधन हैं, यानी इनपुट जितने हमने देखे वे सारे पार्ट आपके जो हैं हार्डवेयर के अंतर्गत हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर देखें तो ये 3 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसलेटर, डेटा संचार सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर होता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के अंदर चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट है। इसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। साथ ही अपर पीटी एग्जाम में इंटरनेट से संबंधित भी जानकारी पूछा था। तो इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क यानी इंटरनेशनल नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का एक ग्लोबल संरचना है। यह ICP या IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विच के द्वारा आदान प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, था ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं अब 1 से 11 नंबर देखें प्रश्न को। तो इसमें यह है कि पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यानी 1 से 11 का सही आंसर देखें तो वह ए है, यानी जम्मू कश्मीर से है। यानी पारंपरिक जो लोक नाट्य है, भांड पाथर है, यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हालांकि अब यह यूनियन टेरिटरी हो चुका है। यानी इसमें देखें 31 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू कश्मीर जो एक स्वायत्त राज्य था अनुच्छेद 370 के तहत, अब वह 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ चुका है 31 अक्टूबर 2019 से। तो यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित है भांड पाथर पारंपरिक लोक नाट्य। यानी इसका सही आंसर जो हुआ ए हुआ। यानी भारत में देखें वर्तमान जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 में विधानसभा की व्यवस्था है, जिसमें सर्वाधिक जो है 90 सीट जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी में भी है। कुल मिलाकर देखें तो 28 राज्य में CM है प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में, कुल 31 भारत के स्टेट यूनियन टेरिटरी में CM की व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 12 नंबर प्रश्न आपका यह है, यानी 11 को हमने देख लिया, 12 नंबर देखते हैं। तो यह है निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। यानी 112 का सही आंसर उत्तर प्रदेश है। यानी ट्यूबवेल के माध्यम से निम्न राज्यों में जो दिया गया राज्य है, निम्न राज्यों क्या है, पूरे भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी में भी भारत जो है पहले स्थान पर ट्यूबवेल से सिंचाई में। तो उत्तर प्रदेश रहा फर्स्ट में, और उत्तर प्रदेश में खुद जो देखा जाए तो ट्यूबवेल ही पहले स्थान पर सिंचाई के साधन के रूप में। ताकि इस पर चर्चा नहीं करें, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका 113 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह नीलम संजीव रेड्डी जी रहे हैं, यानी डी है। और ध्यान दें कि लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ यह एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। थोड़ी सी जानकारी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी यदि देखना चाहें तो देखें लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं अभी देखें तो जो है 18वीं जो लोकसभा गठन किया गया था उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। यह 2019 से 17वीं लोकसभा के लिए भी थे और 18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला जी ही लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं वर्तमान में। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे 1952 से लेकर 1956 तक थे। और कार्यकाल के दौरान मृत्यु देखें जो लोकसभा अध्यक्ष उनकी मृत्यु में देखें तो यहीं गणेश वासुदेव मालवंकर जी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद GMC बालयोगी 1998 से 2002 जो 13वें लोकसभा अध्यक्ष थे उनकी मृत्यु हो गई थी। त्यागपत्र दिए थे, त्यागपत्र देने वाले में 2 लोग शामिल थे। एक नीलम संजीव रेड्डी 2 बार यह जो है लोकसभा अध्यक्ष बने थे, एक बार 1967-69 में, दूसरी बार जो है 1977 में। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के कारण जो निर्विरोध प्रेसिडेंट बनने के कारण इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। और ध्यान दें कि अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाली लोकसभाएं देखें, अब तक देखें तो 18 लोकसभाओं का गठन हो चुका है। तो इसमें अपना कार्यकाल पिछला लोकसभा भी पूर्ण किया था। यानी देखें तो इसमें जो अपना कार्यकाल पूरा किया है लोकसभाओं में तो 4 लोकसभाएं अपना कार्यकाल पूरा की हैं। इसमें आपका जो है 10वीं रहा है 1991 से 96 पी विनोद सिन्हा राव जी का कार्यकाल था। इसके बाद 14वीं लोकसभा जो 2004 से 2009 तक था, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 15वीं लोकसभा जो 2009 से 2014 तक होती है, इसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा भी अपना पूर्ण कार्यकाल कर चुके हैं। 18वीं लोकसभा का गठन वर्तमान में किया गया है।
इसमें ध्यान दें कि जो निर्विरोध चुने गए थे वह जो राष्ट्रपति वह एन संजीव रेड्डी जी यानी ये थे, ध्यान देना है। और ये 1977 से लेकर के 1982 तक लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष थे। इस दौरान हमने देखा था लोकसभा अध्यक्ष थे। सॉरी, यह जो है 9वें राष्ट्रपति थे। इन कार्यकाल 1977 से 1982 तक के जो है भारत देश के 9वें राष्ट्रपति चुने गए थे इस दौरान। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 114 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 114 नंबर प्रश्न है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो 114 का यही आंसर से विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना। विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना जो है संगम योजना का उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 115 देखते हैं। तो यह है धूपगढ़ चोटी अंकित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है। तो 115 का सही आंसर देखें तो यही है, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जैसा कि देखें सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में यह सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में। तो यह धूपगढ़ चोटी जो है यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 116 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। तो 116 का सही आंसर यही है, यानी कच्चे तेल की कीमतें जो है वह ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित हैं। ब्रेंट इंडेक्स जो है कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो 117 नंबर है। 117 नंबर देखें तो आपका यह है जून 2021 में, नहीं उस दौरान क्लिक करें था। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया। तो 117 का जो सही आंसर है वह बी है, बी मतलब फणीधर में शुरू किया। चलिए 118 देखते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई। तो 118 का सही आंसर देखें तो यह आपका डी है, यानी मिर्जापुर में। मिर्जापुर के विंध्याचल में जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, यानी यूपी स्पेशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखें 119 है, कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो 119 का सही आंसर देखें तो आपका सही आंसर जो है बी, यानी सल्फर है। यानी सल्फर जो है वह सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी है। इसके बाद 120 नंबर देखें तो यह रीजनिंग संबंधी है, यानी यह देखा जा सकता है कि बल्कि रीजनिंग नहीं, यह करेंट है। इसमें देखें तो यह आपका डिविजन प्लस और यह वेरी प्लस माइनस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित है, यानी 2 मिशन या किससे संबंधित है। तो 120 का सही आंसर देखें तो शुक्र ग्रह संबंधित है। जैसा कि मैंने देखा कि 18 सितंबर 2024 को भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने जो चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी, साथ ही इसी दिन जो है वन नेशन वन इलेक्शन को भी मंजूरी दी गई 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा, जो कि चेयर्ड यानी जिसके अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। और इसी दिन जो है व्योम यानी वीनस ऑर्बिटल मिशन को भी भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई, जो देखें तो मार्च 2028 तक प्रक्षेपित करने की योजना है भारत की। तो भारत की जो नहीं है। और इसके बाद देखें तो यह है जो नासा की है वह 2 जो है मिशन घोषित किए गए शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह के बारे में हम जानते हैं कि यह भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, और इसको पृथ्वी की भग्नी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और यह सर्वाधिक गर्म ग्रहों में शामिल है। यानी ये जो आपका शुक्र है ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। और यह ध्यान दें कि यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज गति करता है। अरुण भी जो है, यानी 8 ग्रहों में यह शुक्र और अरुण जो है यह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्कर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होगा और सूर्यास्त जो है वो पूर्व दिशा में होता प्रतीत दिखाई देगा। ध्यान दें कि यह जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और जबकि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध है। और बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे बड़ा देखें, सबसे बड़ा जो आपका है उपग्रह जो आपका है, सबसे बड़ा जो है ग्रह जो है वह यानी 8 ग्रहों में सबसे बड़ा जो है वह बृहस्पति है। और सर्वाधिक उपग्रह देखें तो शनि के हैं, वर्तमान में 145 जो उपग्रह शनि के हो चुके हैं, जबकि बृहस्पति के 90 प्लस जो है आपके उपग्रह हैं वर्तमान में। पृथ्वी के बारे में थोड़ा देख लें तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। हालांकि इस पर डिटेल चर्चा करेंगे तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो इसको सीमित करते हुए आगे चलते हैं। 121 नंबर प्रश्न चलते हैं। 121 नंबर प्रश्न, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं। यानी 121 का सही आंसर देखें तो वह आपका जो है सी है। सी मतलब है अब्दुल बिस्मिल्लाह, यानी अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। चलिए 122 देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो 122 का सही आंसर जो है आपका डी है, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में की गई है। इसमें ध्यान दें कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक और न्याय राजनीतिक, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 तरह के न्याय की बात की गई है, और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, और 2 जो है समानता की बात की गई भारतीय संविधान में। इसमें देखिए प्रस्तावना जो है, यानी जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और यह जो है भारत का संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है वह अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को जो भारत में 2015 से जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। इस बार देखें 10वां संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2024 को। चलिए 123 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 123 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्त किया था। तो 123 का सही आंसर डी है, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है
यानी ये सुल्तान जो था साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के विशेष सेना नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 124 नंबर प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ध्यान देना, इसमें से एक सही नहीं होगा, 3 इसमें सही होंगे। तो 124 का जो सही है आपका वह सी है, यानी CPU। इस पर हम चर्चा दूसरे प्रश्न भाई कंप्यूटर का विस्तार करते हुए कर लिया था। यानी CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। यानी यह सी गलत है, सॉरी, ये CPU हमने इसमें नहीं कह रहा है कौन सा उत्तर सही है। तो सी, यहाँ जो कंट्रोल लिखा है यह कंट्रोल नहीं बल्कि सेंट्रल होना चाहिए। यानी यहाँ पर ध्यान दें, ये बहुत माइन्यूट अंतर दिया है, ये कंट्रोल से ये गलत हो गया, बल्कि यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देता है तो ये सही होता है। यानी CPU जिसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वो CPU आपका है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, न कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें सही है। ईमेल के बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। WW यानी ट्रिपल जो है वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को समझ करता है। 3 इसमें सही है, और ये कंट्रोल की जगह यदि ये सेंट्रल हो जाता तो ये भी सही है, यानी सी का गलत है। इसमें कुछ और देखना चाहें तो ये देखें, जो आपका WAN होता है, WAN जो होता है, यह वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है। और इसके बाद रोम रैन को हमने देख लिया है। इसके बाद इसमें देखें जो LAN है, यह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और LLL जैसे WLL यदि रहेगा तो आपका जो है लो लेवल लैंग्वेज को कहा जाता है। और जो CAD है, यानी CAD है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन को CAD कहा जाता है, और CPU को हमने देख लिया। और इसके बाद देखें DOS जो होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, DOS कहलाता है। फैक्स फार अवे जीरोक्स को फैक्स कहते हैं। और HLL जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कहा जाता है। HTML वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। और मॉडेम जो है, मॉडेम ये पूछ दिया जाता है, मॉडेम क्या है, तो मॉडेम मॉडुलेट डिमोलुलेट यानी मॉडुलेटर एंड डिमोलेटर का संक्षिप्त मॉडेम कहलाता है। और MIPS MIPS जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS MIPS कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। चलिए 125 देखते हैं। तो 125 आपका निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% विद्युत जल से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर 125 का देखें तो उससे है नॉर्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 99% जो जल विद्युत से प्राप्त करने वाला कौन सा देश है, नॉर्वे है, जो उसकी कुल विद्युत ऊर्जा आवश्यकता का 99% पूर्ति करती है। 126 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही मालूम हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो 126 का सही आंसर सी है, यानी नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह के जो शासनकाल में शाही मालूम हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। 127 देखते हैं। तो यह आपका है फसल चक्र के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। यानी इसमें जो कथन सही पूछ रहा है तो इसमें केवल 2 सही है। 2 का मतलब ये हुआ कि फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल लेनी चाहिए, यह सही है। जबकि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए, गलत है। यानी गहरी के जड़ों के बाद कम गहरी जड़ों को उगाना चाहिए, फसल चक्र का नियम है। तो हालांकि इस पर चर्चा करेंगे तो ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन इसमें देखें तो केवल बी यानी केवल 2 सही है। चलिए आगे चलते हैं। 128 नंबर देखें तो यह आपका जो है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 128 का सही आंसर देखें, इसमें जो तो आपका बी बन रहा है। बी का मतलब इसमें सबसे पहली घटना जो है वह तीसरी है, यानी हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। इसके बाद चौथा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके बाद दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। और सबसे लास्ट में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, जिससे यानी इसमें जो है 20 सही है। इन सबों का वर्ष देखा जा सकता है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे देखें 129 नंबर प्रश्न जो है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। तो आपका सही आंसर जो है 129 का सही आंसर जो है वो डी है, यानी लघु कृषक कहा जाता है, जिसके पास जो है 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है। यानी इसमें देखें तो इसका आंसर जो आपका है 129 का सही आंसर डी था। डी मतलब लघु यानी स्मॉल फार्मर है, यानी 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास जोत है वह लघु कृषक है। जबकि देखें 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास जोताकार वह सीमांत कृषक कहा जाता है, यानी मार्जिनल फार्मर कहलाते हैं। और इसके बाद जो होता है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है वह बिग फार्मर के अंतर्गत आते हैं। यह श्रेणियाँ इसमें बटी हुई है। इसमें ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश में औसत जोत का जो आकार है 0.76 हेक्टेयर है। यानी उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में देखें तो जो आकार है, जोत का आकार है, वो 4 वर्गों में विभाजित है। पहला देखें तो 1 हेक्टेयर से कम जो सीमांत कृषक कहलाएगा। इसके बाद 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जो है वह लघु कृषक वर्ग कहलाएगा। इसके बाद 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर जो तक है वह मध्यम कृषक कहलाएगा। और 4 से 10 हेक्टेयर जो है आपका बड़ा कृषक कहलाएगा। और 10 हेक्टेयर से जो है बृहद, बड़ा जो है वह 10 हेक्टेयर से अधिक जो जोत का आकार है वह बृहद श्रेणी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो श्रेणियाँ हैं इन 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। और सर्वाधिक देखें, सर्वाधिक जो जोत का आकार है वो 1 हेक्टेयर से कम यानी सीमांत किसानों का, मार्जिनल किसानों का है। यह देखें आपका जो है वह 79.3% जो है वह सीमांत किसान है क्रियात्मक जोतों के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर ये जो है 40% जो इनके पास है वह, यानी 40% जो है हेक्टेयर या कृषि भूमि जो है 40% जो है वो कृषि भूमि जो सीमांत किसानों के पास है उत्तर प्रदेश की स्थिति के हिसाब से। चलिए 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो आपका यह रीजनिंग संबंधी एक गुप्त कोड
संदेश में होटल को 300 के रूप में कोट किया जाता है, तो उसी कोट में बोर को कोट किया जाएगा। तो 130 का सही आंसर जो है बी है, बी मतलब 160 है, इसको लगाया जा सकता है, इसको हम चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। 131 देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो 131 का सही आंसर बी है, यानी जर्मन वॉच द्वारा जो है वो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी इसमें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो जारी करता है, ये जर्मन वॉच जारी करता है। 132 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें से सही नहीं पूछ रहा है, चारों में से एक सही नहीं है, 3 इसमें सही है। तो इसमें सही नहीं है जो बी नहीं सही है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है, यह गलत है। शेष स्मृति में सही, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, यानी सही है। शून्य की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, इसमें सही है, जबकि 20 का गलत है। इसमें ध्यान दें कि जो मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग होते हैं वो अवरानता होता है, जिसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, और जबकि मनुष्य की आंख देखें जो ज़्यादा सुग्राही होती है वो पीले रंग के लिए ज़्यादा सुग्राही होती है। थोड़ा सा मनुष्य की आंख के बारे में थोड़ा विस्तार कर सकते हैं। इसमें देखें जो यह है कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही, गलत था। तो इसमें आंख के बारे में देख लें तो यह है, यानी दृश्य केंद्रित या प्रकाश ग्राही अंग, फोटो रिसेप्टर प्रकाश ग्राही अंग आंख है। प्रकाश या दृष्टि के उद्दीपन को ग्रहण करने वाले अंग को आंख कहते हैं। प्रत्येक आंख एक गोलाकार संरचना से नेत्र गोलक कहते हैं। यह खोपड़ी की एक गड्ढे नेत्र कोटर में सुरक्षित रहती है। इसके बाद देखें तो आंख को विभिन्न दिशाओं में देखने के लिए इधर उधर घुमाया जा सकता है। इस कार्य के लिए 6 पेशियां होती है। आंख के ऊपरी फलक के बाहरी किनारे के कोने पर कुछ अशुभ ग्रंथियां पाई जाती है, इसी से आंसू का स्राव होता है। आंसू यानी टीयर्स एक क्षारीय द्रव है। आंख के फलकों किनारों पर मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो तेल जैसे पदार्थ का स्राव करती हैं, जो पलकों के हिलने डुलने में मदद करती है। नेत्र की आंतरिक संरचना में नेत्र गोलक एक प्रकार के द्रव से भरी एक गोलाकार रचना है, जिसका अगला भाग आगे की ओर उभरा हुआ पारदर्शक होता है। इस भाग को कार्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसी भाग को दान किया जाता है। नेत्र फलकों यानी आई लिप्स का भीतरी स्तर कार्निया के ऊपरी एक पतला पारदर्शक आवरण या झिल्ली बना देता है, जिसे कंजाइक्टिवा कहते हैं। कार्निया को छोड़कर शेष नेत्र गोलक की दीवार बाहर से भीतर में 3 स्तरों बटी होती है। पहला जो दृष्टि पटल होता है, दूसरा रक्त पटल होता है, तीसरा इसमें जो होता है दृष्टि पटल होता है। और इसमें देखें आइरिस के पीछे सस्पेंसरी लिगामेंट के आंख के अंदर एक लेंस लगा रहता है। इससे होकर प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, रेटिना पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमारी ज्ञान इंद्रियां सीधा करके देखती हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा जीव विज्ञान का पार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें आपका 133 नंबर प्रश्न देखते हैं। एज सेंसस 2011 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलेनियम शहर नहीं है। तो 133 का सही आंसर देखें। 133 का जो सही आंसर है वह आपका डी है, मुरादाबाद जो है वह मिलेनियम शहर में शामिल नहीं, जबकि आगरा, प्रयागराज, मेरठ शामिल हैं। तो थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। इसमें देखें नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे उसके हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है वह 22.3% है, और जबकि ग्रामीण जनसंख्या 77.70% है। और उत्तर प्रदेश में देखें तो इसमें देखें 41 नगर, बल्कि यहाँ देखें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या देखें तो 915, इसमें से वैधानिक नगरों की संख्या 630 है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है, जबकि 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों जो है उनकी संख्या 7 है, जिसमें शामिल आपके जो हैं यानी 10 लाख से ऊपर जो वैधानिक नगर हैं उनमें देखें तो लखनऊ है, कानपुर शहर है, गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी और इलाहाबाद है। इनकी संख्या 7 है। ज्ञाता है कि 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है उत्तर प्रदेश में। इन 7 शहरों में जो है मुरादाबाद नहीं है, जबकि आगरा, प्रयागराज, मेरठ को हमने देखा कि 7 शहरों में ये आपके शामिल है। इसमें लखनऊ है, इसके बाद कानपुर नगर है, गाजियाबाद है, और इसके बाद देखें तो आगरा है, मेरठ है और वाराणसी है, और इसके बाद इलाहाबाद है। तो इसमें 4 और ऐड हो जाएंगे, 7 नगर इसमें जो वो शामिल हैं उत्तर प्रदेश में, यानी 7 शहर मिलेनियम शहर शामिल हैं। चलिए 134 नंबर प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। तो आपका यह है 134 नंबर प्रश्न आपका यह है, कह रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान देखते हैं। जैसे देखें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेलों वाला प्रदेश है, और सर्वाधिक मेले देखें उत्तर प्रदेश में वो आपका मथुरा में आयोजित किया जाता है। तो इस पर चर्चा नहीं करते हैं, आगे इसमें जो मिलान है उसको देख लेते हैं। यानी इसमें कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं, यानी एक इसमें सम्मिलित नहीं है, 3 इसमें सम्मिलित होंगे। तो इसका सही आंसर जो है सी है, यानी बलदेव छठ का मेला यह पूर्वांचल का नहीं है। शेष इसमें 3 सही, यानी जल विहार मेला बुंदेलखंड का है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल का है, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर का सही है, जबकि बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल संबंधित नहीं है, यानी ये गलत है। हालांकि इसमें जो है यूपी स्पेशल का जो है वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यूपी स्पेशल का जो अपर पीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से उसको देख सकते हैं, इसको विस्तार नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 135 नंबर प्रश्न देखें तो यह है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। तो 135 का जो सही आंसर है वो है ए मतलब सेवा क्षेत्र है। यानी देखें जो है 3 जो स्रोत हैं भारत की अर्थव्यवस्था के, 3 स्रोत, एक प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी है जिसमें कृषि है, दूसरा जो है द्वितीय क्षेत्र है जिसमें उद्योग है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र इसमें सेवा है। तो तृतीय सेवा का जो है सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में वो सेवा क्षेत्र है। जबकि देखें रोजगार दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार दे रहा है, यानी कृषि क्षेत्र, इसके बाद जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, इसके बाद सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का।
चलिए अगला देखते हैं, शबरी संकल्प अभियान का संबंध है। 136 नंबर का सही आंसर जो है डी है, राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है शबरी संकल्प अभियान का संबंध है इससे। 137 नंबर देखिए, उनके आकृति में कितने वर्ग था, कितने त्रिभुज हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो डी है, यानी इसमें 3 वर्ग का 18 त्रिभुज है, इसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, 138 नंबर प्रश्न जल्दी से देखते हैं, तो यह है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो 138 का सही आंसर है वो बी है, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं ये संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। अगले 2 अंतिम प्रश्नों को देख लेते हैं, 139 और 140, तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो मिलान करना है, मिट्टी और राज्य दिए हुए हैं, और यानी 139 का सही आंसर जो है वो बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जलोढ़ मिट्टी जो है यह उत्तर प्रदेश संबंधित है, और जो आपकी काली मिट्टी है इसको देखें तो यह महाराष्ट्र संबंधित है। इसके बाद लाल मिट्टी देखें तो राजस्थान से, और यानी सी का जो है वो 4 है, सॉरी, जो लाल मिट्टी है वो आंध्र प्रदेश से है, और मरु मिट्टी देखें जो है वो डिजर्ट जो सॉइल है वो राजस्थान से है। तो इस प्रकार से 20 का आंसर सही रहा, बी आंसर सही है 139 का। और इसमें ध्यान दें कि जो आपका दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी भी कहते हैं, यानी जो दोमट मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी कहते हैं, उसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जबकि काली मिट्टी जो है इसको रेगुन मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी जो रेगुन मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। चलिए आखिरी प्रश्न 140वें प्रश्न को इसमें देखते हैं, पीटी एग्जाम के लिए जो 140 प्रश्न उसमें आखिरी प्रश्न है, इनके में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो इसका सही आंसर बी है, यानी 1835 में। आगे इसमें जो हम देखेंगे, यानी 140 प्रश्नों को पीटी में हम देखेंगे, इसके बाद हिंदी का जो होगा पीटी में जो होगा वह यानी 60 प्रश्न इसमें संबंधित होंगे, यानी 60 प्रश्नों को आगे हम इसमें चर्चा करेंगे, हिंदी को भी ऑफिशियल आंसर कैसे मिलान करते हैं इसको देखेंगे। इसके बाद मेंस का जो आपका है, यानी मेंस का जो पीटी है, सॉरी, जो मेंस में जो सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे गए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि ऑफिशियल आंसर की उसका जारी नहीं करता है, फिर भी इसको जो है आंसर के जो इसके संपूर्ण शुद्ध आंसर के जो है इसको देखने का प्रयास करेंगे। यानी मेंस के पार्ट को भी, मेंस जो जीएस है और जीएस के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 120 हैं, और हिंदी के 30 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और रिटिन जो है सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो वह लेक्चर नेक्स्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।